Good afternoon, my dear student. I hope you all are well. सोशल साइंस में पॉलिटिकल सेक्टर में चैप्टर नंबर 5 डेमोक्रेटिक राइट्स हमने कल स्टार्ट किया था, जिसका हमने पॉइंट लाइव विदाउट राइट्स देखा था। प्रिजन इन गुआंतानाओ बे जेल में जो भी प्रोसेस होती थी वह देखा था। नेक्स्ट पॉइंट हमारा था सिटीजन्स राइट्स इन सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट पॉइंट एथनिक मैसर्स इन कोसावो। अब हम राइट्स इन डेमोक्रेसी, जो लोकतांत्रिक जो चीजें थी, लोकतांत्रिक में जो अधिकार थे उनका क्या महत्व था। व्हाट इज राइट, अधिकार क्या है। वाई डू वी नीड राइट इन डेमोक्रेसी, लोकतंत्र में अधिकारों की क्या आवश्यकता है। तो हमने ये सभी पॉइंट कल के वीडियो में देखे थे। आज हम देखेंगे राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे भारतीय संविधान में अधिकार कौन कौन से हैं एवं क्या है, वह हम इस वीडियो के द्वारा देखें। इन इंडिया, लाइक मोस्ट अदर डेमोक्रेटिक इन द वर्ल्ड, दिस राइट आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। विश्व के अधिकांश दूसरे लोकतंत्रों की तरह भारत में भी यह अधिकार संविधान में दर्ज किया गया है। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों का विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार अर्थात कि फंडामेंटल राइट्स भी कहते हैं। सम राइट्स विच आर फंडामेंटल टू अवर लाइफ आर गिवन अ स्पेशल स्टेटस, दे आर कॉल्ड फंडामेंटल राइट। हमारे जीवन के लिए बुनियादी रूप से जरूरी अधिकारों को विशेष दर्जा दिया गया है। इन्हें मौलिक अधिकार भी कहा जाता है। चैप्टर नंबर 2 में हमने देखा था कि हम अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी थी। यहाँ सभी नागरिकों को समानता, स्वतंत्रता और न्याय दिलाने की बात कहता है। मौलिक अधिकार इन वायदों को व्यवहारिक रूप देते हैं। यह अधिकार भारत के संविधान की एक महत्वपूर्ण बुनियाद है। You already know our constitution provide for 6 fundamental right. आप जानते हैं कि जो हमारा संविधान है वह हमें 6 मौलिक अधिकार प्रदान करता है। अब हमारा पहला पॉइंट है राइट टू इक्वालिटी, अर्थात कि समानता का अधिकार। The Constitution states that the government shall not deny to any person in Indian equality before the law of equal protection of the law. हमारा संविधान कहता है कि सरकार भारत में किसी व्यक्ति को कानून के सामने समानता या कानून के संरक्षण के मामले में समानता के अधिकार से वंचित नहीं कर सकती। इसका मतलब यह हुआ कि किसी व्यक्ति का दर्जा या पद चाहे जो हो, सब पर कानून समान रूप से लागू होता है। अर्थात कि इट मीन्स दैट द लॉ अप्लाई इन द सेम मैनर टू ऑल रिगार्डलेस ऑफ अ पर्सन स्टेटस। दिस इज कॉल्ड द रूल ऑफ लॉ। अर्थात कि ये इस कानून को सभी कानूनों का राजा भी कहा जाता है। राइट टू इक्वालिटी अर्थात समानता का अधिकार। किसी राजनेता, सरकारी अधिकारी या सामान्य नागरिक में कोई अंतर नहीं किया जा सकता। प्रधानमंत्री हो या दूर दराज के गांव का कोई भी मजदूर, सब पर एक ही कानून लागू होता है। कोई भी व्यक्ति वैधानिक रूप से अपने पद या जन्म के आधार पर विशेषाधिकार या खास व्यवहार का दावा नहीं कर सकता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, a few years ago, a former prime minister of the country faced a court case on charges of cheating. कुछ साल पहले जो हमारे एक प्रधानमंत्री थे, उन पर एक धोखाधड़ी का मुकदमा चला था। सारे मामले पर गौर करने के बाद अदालत ने उनको निर्दोष घोषित किया, लेकिन जब तक मामला चला उन्हें किसी अन्य आम नागरिक की तरह ही अदालत में जाना पड़ा। अपने पक्ष में सबूत देने पड़े, कागजात दाखिल करने पड़े।
इस बुनियादी स्थिति को संविधान ने समानता के अधिकार के कुछ निहितार्थों को स्पष्ट करने और साफ कर दिया है। सरकार किसी से भी उसके धर्म, जाति, समुदाय, लिंग और जन्म स्थल के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकती। दुकान, होटल, थिएटर्स जैसे सार्वजनिक स्थलों में किसी के प्रवेश पर रोक नहीं है। इसी प्रकार सार्वजनिक कुएं, तालाब, स्नान घाट, सड़क, खेल के मैदान और सार्वजनिक भवनों के इस्तेमाल से भी किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। ये चीजें ऊपर से बहुत सरल लगती हैं, पर जाति व्यवस्था वाले हमारे समाज में कुछ समुदायों के लोगों को सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से रोका जाता था। सरकारी नौकरियां पर भी यही सिद्धांत लागू होता है। सरकार में किसी पद पर नियुक्ति या रोजगार के मामलों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता है। उपरोक्त आधारों पर किसी भी नागरिक को रोजगार के अयोग्य नहीं किया जा सकता या उसके साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता। पिछले अध्याय में आपने पढ़ा कि भारत सरकार ने नौकरियों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था भी की है। उपरोक्त आधार पर समानता के अधिकार के खिलाफ है, पर असल में ऐसा नहीं है। समानता का मतलब है हर किसी से उसकी जरूरत का ख्याल रखते हुए समान व्यवहार करना। समानता का कई बार अवसर की समानता सुनिश्चित करने भर के लिए ही कुछ लोगों को विशेष अवसर देना जरूरी होता है। यहाँ पर हम देखेंगे कि मैनी फॉर्म्स ऑफ अनटचेबिलिटी, छुआछूत के अनेक रूप। 1990 में प्रसिद्ध पत्रकार पी साईनाथ ने दलितों या अनुसूचित जाति के लोगों के खिलाफ एक जो अभी भी बरकरार है छुआछूत के व्यवहार पर अंग्रेजी अखबार हिंदू में एक लेख माला लिखी थी। वे देश के अनेक स्थानों पर गए और पाया कि चाय की दुकानों पर दो तरह के कप रखे जाते हैं, एक दलितों के लिए, दूसरा बाकी लोगों के लिए। हजाम दलितों के बाल नहीं काटते और दाढ़ी नहीं बनाते। दलित छात्रों को कक्षा में अलग बैठना होता है और अलग रखे घड़े से पानी पीना होता है। दलित दूल्हे को बारात में घोड़ी पर नहीं चढ़ने दिया जाता। इस तरह की जो पहले जो भावनाएं थी उन्हें भी सरकार ने हटाने का काफी प्रयास किया है। अब हम हमारा दूसरा पॉइंट देखेंगे, राइट टू फ्रीडम। पहला था राइट टू इक्वालिटी, समानता का अधिकार। दूसरा हमारा पॉइंट है राइट टू फ्रीडम अर्थात स्वतंत्रता का अधिकार। फ्रीडम मीन्स absence ऑफ कंस्ट्रेशन इन अ प्रैक्टिकल लाइफ। इट मीन्स absence टू इंटरफियरेंस इन आवर अफेयर्स बाय अदर। अर्थात कि स्वतंत्रता का मतलब बाधाओं का न होना है। व्यवहारिक जीवन में इसका मतलब होता है हमारे मामलों में किसी किस्म का दखल न होना, न सरकार का न किसी व्यक्तियों का। हम समाज में रहना चाहते हैं लेकिन हम स्वतंत्रता भी चाहते हैं। हम मन चाहे ढंग से काम करना चाहते हैं। कोई हमें यह आदेश न दे सके कि इसे ऐसा न करो या वैसा न करो। इसलिए हमारे संविधान ने प्रत्येक नागरिकों को कई तरह की स्वतंत्रताएं दी है, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन अर्थात अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। हम अपने बातों को लोगों के सामने बिना झिझक के बोल सकते हैं या अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है असेंबली इन अ पीसफुल मैनर। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की भी स्वतंत्रता हमें प्राप्त है। नेक्स्ट पॉइंट है फ्रॉम एसोसिएशन एंड यूनियंस। कोई भी संगठन या संघ बनाने की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त है। मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री। देश में कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता भी हमें प्राप्त है। प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन और टू कैरी और एनी ऑक्यूपेशन, ट्रेड और बिजनेस। कोई भी काम धंधा या चुनने या पैसा करने की भी स्वतंत्रता हमें है।
You should remember that every citizen has right to all this freedom. That means you cannot exercise your freedom in a such manner that violate other right to freedom. अर्थात कि नागरिकों को ये स्वतंत्रताएं प्राप्त तो हैं, इसका मतलब यह नहीं हुआ कि आपकी फ्रीडम से आप जैसा उसे यूज करते हैं उससे किसी दूसरे की फ्रीडम को कोई नुकसान हो। अब हमारा पहला पॉइंट था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की आजादी। हमारे लोकतंत्र की एक बुनियादी विशेषता है अभिव्यक्ति की आजादी में बोलने, लिखने और कला विभिन्न रूप में स्वयं को व्यक्त करना, दूसरों से स्वतंत्र ढंग से विचार विमर्श एवं संवाद करने की स्वतंत्रता। आपकी राय दूसरों से अलग हो सकती है, संभव है कि कई सौ लोग एक ही तरह सोचते हो, तब भी आपको अलग राय रखने की और उसे व्यक्त करने की आजादी है। आप सरकार की किसी नीति से या किसी संगठन की गतिविधियों से असहमत रख सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट है सिटीजन्स हैव द फ्रीडम टू होल्ड मीटिंग, प्रोसेशंस, रैलीज एंड डिमोन्स्ट्रेशन ऑन एनी इशू। अर्थात कि नागरिकों को किसी मुद्दे पर जमा होने, बैठक करने तथा प्रदर्शन करने और उसे जुलूस निकालने का भी अधिकार है। ये सब किसी समस्या चर्चा करने, विचार का आदान प्रदान करने, किसी उद्देश्य के लिए जनमत तैयार करने या किसी चुनाव में किसी उम्मीदवार या पार्टी के लिए वोट मांगने के लिए हम कर सकते हैं, पर ऐसी बैठकें शांतिपूर्ण होनी चाहिए। इससे सार्वजनिक अव्यवस्था या समाज में अशांति नहीं फैलनी चाहिए। जैसे किसी कारखाने के मजदूर अपने हितों की रक्षा के लिए मजदूर संघ बना सकते हैं, किसी शहर के कुछ लोग भ्रष्टाचार या प्रदूषण के खिलाफ अभियान चलाने के लिए संगठन भी बना सकते हैं। संविधान कहता है कि किसी भी व्यक्ति को उसके जीने के अधिकार और निजी स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जा सकता। कानून द्वारा स्थापित व्यवस्थाओं को छोड़कर इसका मतलब यह है कि जब तक अदालत किसी व्यक्ति को मौत की सजा नहीं सुनाती, उसे मारा नहीं जा सकता। इसका यह भी मतलब है कि कानूनी आधार होने पर ही सरकार या पुलिस अधिकारी किसी नागरिक को गिरफ्तार कर सकते हैं। Our next point is right against exploitation, अर्थात शोषण के खिलाफ अधिकार। Once the right to liberty and equality is granted, it follows that every citizen has a right not to be exploited. स्वतंत्रता और बराबरी के अधिकार मिल जाने के बाद स्वाभाविक है कि नागरिक को यह अधिकार भी हो कि कोई उसका शोषण न कर सके। हमारे संविधान निर्माताओं ने इसे भी संविधान में लिखित रूप से दर्ज करने का फैसला किया ताकि कमजोर वर्गों का शोषण न हो सके। संविधान ने खास तौर से 3 बुराइयों का जिक्र किया और उन्हें गैर कानूनी भी घोषित किया। पहला, संविधान मनुष्य जाति के अवैध व्यापार का निषेध करता है। आमतौर पर ऐसे धंधे का शिकार महिलाएं होती हैं जिनका अनैतिक कामों के लिए शोषण होता है। दूसरा, हमारा संविधान किसी किस्म के बेगार या जबरन काम का निषेध करता है। बेगार प्रथा में मजदूरों को अपने मालिक के लिए मुफ्त या बहुत थोड़े से अनाज वगैरह के लिए जबरदस्ती काम करना पड़ता था। जब यही काम मजदूर को जीवन भर करना पड़ जाता था तो उसे बंधुआ मजदूरी कहते थे। तीसरा था, बाल मजदूरी को भी निषेध किया गया, चाइल्ड लेबर। किसी कारखाने, खदान या रेलवे बंदरगाह जैसे खतरनाक काम में कोई भी 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे से काम नहीं करा सकता। इसी को आधार बनाकर बाल मजदूरी रोकने के लिए अनेक कानून बनाए गए। इसमें बीड़ी बनाने, पटाखे बनाने, दिया सलाई बनाने, प्रिंटिंग और रंगारोगन जैसे कामों में बाल मजदूरी को रोकने का भी कानून शामिल किया गया। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, धार्मिक स्वतंत्रता का भी अधिकार। राइट टू फ्रीडम इंक्लूडेड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन एज वेल। स्वतंत्रता के अधिकार में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार भी शामिल है और इस मामले में भी हमारे संविधान निर्माता खास तौर से
ध्यान रखते हैं, उन्होंने इस स्वतंत्रता को स्पष्ट रूप से अलग दर्जा दिया है। विश्व के अन्य देशों के समान भारत के अधिकांश लोग अलग अलग धर्म को मानते हैं। कुछ लोग किसी भी धर्म को नहीं मानते। धर्मनिरपेक्षता इस सोच पर आधारित है कि शासन का काम व्यक्तियों के बीच के मामलों को ही देखना नहीं है, व्यक्ति और ईश्वर के बीच के मामलों को नहीं। धर्मनिरपेक्ष शासन वह है जहाँ किसी भी धर्म को आधिकारिक धर्म की मान्यता नहीं होती। हर किसी को अपना धर्म मानने, उस पर आचरण करने और उसका प्रचार करने का अधिकार है। Every person has a right to process, practice and propagate the religion। अर्थात कि अपना धर्म मानने, उस पर आचरण तथा उसको प्रचार करने का सभी को अधिकार है। हर धार्मिक समूह या पंथ को अपने धार्मिक कामकाज का प्रबंधन करने की आजादी है, पर अपने धर्म का प्रचार करने का मतलब यह नहीं है कि किसी को झांसा देकर, लालच देकर उससे धर्म परिवर्तन कराना। धर्मनिरपेक्ष शासन का मतलब किसी एक धर्म का पक्ष लेना या उसे विशेषाधिकार देना भी नहीं है। ना ही ऐसा शासन किसी व्यक्ति को उसकी धार्मिक मान्यताओं के कारण सजा दे सकता है या उसके साथ भेदभाव कर सकता है। इस प्रकार किसी धर्म या धार्मिक संस्था को बढ़ावा देने या उससे रख रखाव के लिए कर देने के लिए किसी व्यक्ति को मजबूर नहीं कर सकता। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। You might wonder why the constitution maker were so particular in providing written guarantees of the right of the minorities। आप हैरान हो सकते हैं कि हमारे संविधान निर्माताओं अल्पसंख्यकों के अधिकारों की लिखित गारंटी को लेकर इतने सचेत क्यों हैं। इसका सीधा सा कारण यह है कि लोकतंत्र की कार्य पद्धति अपने आप बहुसंख्यकों को ज्यादा ताकत देती है, अन्यथा वे बहुसंख्यक की भाषा, धर्म और संस्कृति के प्रभाव में पिछड़ते चले जाएंगे। इसलिए नागरिकों में विशिष्ट भाषा या संस्कृति वाले किसी भी समूह को अपनी भाषा और संस्कृति को बचाने का अधिकार भी है। किसी भी सरकारी या सरकारी अनुदान पाने वाले शैक्षिक संस्थान में किसी नागरिक को धर्म या भाषा के अधिकार पर दाखिला लेने से नहीं रोका जा सकता। सभी अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद का शैक्षिक स्थान स्थापित करने और चलाने का भी अधिकार है। हमें यह अधिकार कैसे मिले? हाउ कैन वी सिक्योर दिस राइट? यद्यपि अधिकार गारंटी की तरह है, तब भी वे हमारे किसी काम की नहीं है अगर इन गारंटियों को मानने और लागू करने वाला संविधान ही ना हो। संविधान में दिए मौलिक अधिकार महत्वपूर्ण हैं, इसलिए इन्हें लागू किया जा सकता है। हमें उपयुक्त अधिकारों को लागू कराने की मांग करने का अधिकार है। हमारे पास उन्हें लागू कराने के उपाय भी हैं। इसे संवैधानिक उपचार का अधिकार भी कहा जाता है।